हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आज के एनसीईआरटी फिजिक्स सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण के बारे में। इसके पहले की क्लास में हमने समतल दर्पण के बारे में पढ़ा था। दर्पण क्या होता है पूरा डिटेल में पढ़ा था, और उसके अलावा हमने दर्पण के प्रकार में समतल दर्पण के बारे में डिटेल में पढ़ा था कि समतल दर्पण होता क्या है, उसका उपयोग क्या होता है, उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है समतल दर्पण की, और आवर्धन क्षमता के अलावा उनमें प्रतिबिंबों की प्रकृति कैसी होती है, इसके बारे में हमने डिटेल में पिछली क्लास में पढ़ा था। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, हम छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ रहे हैं ताकि एक एक टॉपिक हमको बिल्कुल दिमाग में कंठस्थ होता जाए, बिल्कुल हमको याद होता जाए। ये जो क्लासेस चल रही हैं साइंस एनसीईआरटी का कवरेज चल रहा है। हम यहाँ पे 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, और ये क्लासेस आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल इक्वल इंपॉर्टेंट है। खासकर टेट एग्जाम के लिए, जो भी एमपी टेट वर्ग 1, 2, 3 की जो परीक्षाएं होती हैं उनके लिए ये बहुत उपयोगी क्लास है। तो इस क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम देखते हैं अवतल दर्पण के बारे में कि अवतल दर्पण क्या होता है। तो अवतल दर्पण के बारे में पढ़ने से पहले आप अवतल दर्पण दिखता कैसे है ये तो देख लीजिए। तो जो अवतल दर्पण होता है ना, वो अंदर की तरफ क्या होता है, धंसा हुआ होता है। और ये क्या होता है, यहाँ पे पोल होता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट, ये क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। बाहर की तरफ इसमें लेप लगा रहता है, चांदी सोना पारे का यौगिक है, किसी का भी यहाँ पे बाहर की तरफ लेप लगा रहता है। और जो इधर का साइड होता है ना, ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है। जो अपोजिट साइड होता है वो कैसा माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें फोकस दूरी भी इधर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर है, और इनफाइनाइट भी इधर है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी जो वक्रता त्रिज्या होती है, हमेशा कैसी होती है, निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। आप यही डायग्राम से सारी चीज़ें कंफर्म करते चलिएगा। देखिए ये वाली साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड वाली, ये क्या है, निगेटिव होती है। राइट हैंड साइड वाली क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो अब यहाँ पे इसके अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, निगेटिव साइड होती है। तो इसलिए इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है। अवतल दर्पण इसके अंदर जितनी भी किरणें आती हैं ना, उसको ये क्या करता है, एक जगह इकट्ठे करने का काम करता है, कन्वर्ज करने का काम करता है। इसीलिए अवतल दर्पण को कैसा लेंस कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। कैसा लेंस कहा जाता है, सॉरी, हाँ, अभिसारी मिरर या कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। लेंस नहीं, क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। ठीक है, इसमें किरणें आगे से आती हैं, तो जो किरणें होती हैं इनको कैसी आती हैं, ऋणात्मक ओर से होती आती हैं, और धनात्मक की ओर क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं। यानी इसमें किरणें आगे से आती हैं तो इनको धनात्मक, और विपरीत दिशा को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक कहा जाता है। और इसमें सारी दूरियां जो होती हैं वो कहाँ से मापी जाती हैं, पोल से या फिर ध्रुव से मापी जाती हैं। सारी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं, यहाँ से पोल से, ध्रुव से मापी जाती हैं। अब देखिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये यही क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है। यानी आर बराबर किसके होता है, सी के। और अगर आर की वैल्यू पूछी जाए तो आर बराबर किसके भी होता है, 2f के होता है। क्या होता है, 2f के। यानी फोकस दूरी की, फोकस दूरी क्या होती है, त्रिज्या की आधा होती है ना, या f बराबर क्या कह सकते हैं, r/2 कह सकते हैं। फोकस दूरी हमेशा त्रिज्या की आधा होती है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो ये क्या हो गए, अवतल दर्पण के बारे में हो गया कि यह अंदर की ओर झुका हुआ रहता है, एवं इसके पीछे वाली परत लेपित होती है चांदी सोना पारे से, इनसे किसी से भी लेपित हो सकती है। प्रतिबिंबों की प्रकृति हम अलग से पढ़ेंगे कि कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। पढ़ लेते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, वाहनों की हेडलाइट में किया जाता है, हजामत बनाने में जो नाई यूज करते हैं ना, दाढ़ी वाड़ी बनाने के लिए, तो वहाँ पे वो जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है। ओवरलुक देने में, या फिर इसको बोल देते हैं मेकअप मिरर के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और जो गला नाक कान के डॉक्टर होते हैं ये भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। साथ ही सोलर कुकर में इसका उपयोग किया जाता है। अब ये क्यों किया जाता है ये फिर मैं बताऊंगी क्यों किया जाता है। सोलर कुकर में इसका उपयोग किया जाता है। परावर्तक दूरदर्शी में भी इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ पे, परावर्तक दूरदर्शी में भी इसका उपयोग किया जाता है। डिश एंटीना में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये क्या हो जाते हैं, अवतल दर्पण के उपयोग हैं। ठीक है, अब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनती है इसके बारे में पढ़ते हैं।
यहाँ पे ये तो दिया है कि अनंत पे वस्तु को रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो सी के पहले रखेंगे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। तो ये रटने वाली चीज़ें हो गई। हम कैसे पढ़ेंगे? ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे कि आपको यहीं पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कई बार मैं ऐसे आपको पढ़ा भी चुकी हूँ, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो, क्योंकि जब रेलवे की क्लासेस चल रही थी तब भी मैंने इसको ये कॉन्सेप्ट ये ट्रिक आपको बताया था। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आप याद करते चलिएगा। जो मैं बॉक्स बनाऊंगी ना, गोला बनाऊंगी, गोला किसके लिए होगा? गोला होगा वस्तु के लिए। और जो मैं चौकोर सा बनाऊंगी ये किसके लिए होगा? प्रतिबिंब के लिए या फिर इमेज के लिए होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। होता क्या क्या है? यहाँ पे पोल होता है, यहाँ पे फोकस होती है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यहाँ पे क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अब हम वस्तुओं को रखना स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं ये हमारी क्या है? पहली वस्तु है। गोल वाला जो गोला होगा ये किसके लिए होगा? वस्तु के लिए होगा। तो पहली वस्तु हमने कहाँ पे रखा? हमने रखा अनंत पे। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। ये चौकोर डिब्बा किसके लिए है? ये है प्रतिबिंब के लिए। ठीक है, इधर से हम वस्तु को रखते जाएंगे तो इधर से क्या होगा? प्रतिबिंब बनता जाएगा। अब हम दूसरी वस्तु रखते हैं इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये हमारी रख गई दूसरी वस्तु। तो जब दूसरी वस्तु हम इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब भी एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, यानी प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? फोकस दूरी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन जाएगा। अब तीसरी वस्तु को हम एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, कहाँ पे रखते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखते हैं। तो ये प्रतिबिंब भी एक स्टेप आगे बढ़ेगा और कहाँ पे बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। चौथा हम वस्तु को और आगे बढ़ाते हैं तो वस्तु कहाँ पे आ गई? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ गई। तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा? एक स्टेप और आगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में चला जाएगा। तो ये चौथा प्रतिबिंब आ गया। पांचवा वस्तु कहाँ चली गई? फोकस पे चली गई। ये पांचवी वस्तु आ गई। तो प्रतिबिंब एक स्टेप और आगे, ये पांचवा प्रतिबिंब बन गया कहाँ पे? इनफाइनाइट पे, अनंत पे बन गया। ठीक है, अब वस्तु एक स्टेप आगे बढ़ी, फोकस और पोल के बीच में छठी वस्तु आई। तो अब देखिए प्रतिबिंब को आगे अनंत तक वो पहले ही पहुंच चुकी है। ठीक है, अनंत पे प्रतिबिंब पहले ही पहुंच चुकी, तो अनंत से आगे तो प्रतिबिंब नहीं बढ़ सकती, इसलिए प्रतिबिंब कहाँ पे आ जाती है? दर्पण के पीछे आ जाती है। तो यहाँ पे क्या बन जाती है? छठी प्रतिबिंब बन जाती है। अब प्रतिबिंबों की प्रकृति कैसे होती है? तो देखिए जिधर वस्तु रखी जाए अगर उधर ही प्रतिबिंब नीचे की साइड बनता है तो ये सारे प्रतिबिंब कैसे होंगे? ये सारे प्रतिबिंब होंगे उल्टा। कैसे प्रतिबिंब होंगे? उल्टा। और जिधर वस्तु रखी है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा, यानी प्रतिबिंब कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक और उल्टा होंगे। अब हम आकार की बात करते हैं। तो जो ये फोकस पे प्रतिबिंब बनता है ना, ये कैसा होता है? सबसे छोटा होता है। कैसा होता है? सबसे छोटा होता है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर का प्रतिबिंब होता है। अब क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वस्तु को रखे और प्रतिबिंब जो बना वो भी वक्रता त्रिज्या यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना, तो ये प्रतिबिंब कैसा होता है? वस्तु के बराबर होता है। कैसा होता है? वस्तु के बराबर होता है। जो चौथा प्रतिबिंब होता है ये वस्तु से बड़ा होता है पर सबसे बड़ा नहीं होता। जो पांचवें नंबर का प्रतिबिंब होता है यह कैसा होता है? सबसे बड़ा प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? सबसे बड़ा प्रतिबिंब होता है। और सारे प्रतिबिंब कैसे होते हैं? उल्टा होते हैं और वास्तविक होते हैं, एक को छोड़ के। ये जो छठे नंबर का प्रतिबिंब बना है ना, ये प्रतिबिंब कैसा होता है? यह प्रतिबिंब वस्तु से तो बड़ा होता है पर सबसे बड़ा नहीं होता है। और ये कैसा होता है? आभासी होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है? आभासी होता है और सीधा होता है। देखिए ऊपर की डायरेक्शन में बना है, यानी कैसा प्रतिबिंब है? सीधा है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो अवतल दर्पण है वो कैसा प्रतिबिंब बना सकता है। तो कंडीशन में क्या दिया है कि उल्टा भी बना सकता है, वास्तविक भी बना सकता है, वस्तु के बराबर भी बना सकता है, सबसे मतलब वस्तु से छोटा भी बना सकता है और वस्तु से बड़ा भी बना सकता है, और एक कंडीशन में आभासी सीधा भी बना सकता है। तो यही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीचिंग एग्जाम में ऐसे लेंदी प्रश्न स्टेटमेंट वाले पूछे जाते हैं। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वही चीज़ें यहाँ पे दी हैं। देखिए कि अगर अनंत पे वस्तु को रखे तो फोकस पे बना, अनंत पे रखे तो फोकस पे बना, सेंटर ऑफ सी के पहले यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में रखे तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो सी के ऊपर ही बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। अब वस्तु थोड़ा और आगे खिसक गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच पहुंची तो प्रतिबिंब और आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में पहुंच जाएगा। और अगर फोकस के ऊपर रखे वस्तु को तो कहाँ पे बन जाएगा? अनंत पे प्रतिबिंब बन जाएगा। और फोकस और पोल के बीच में रखे तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा? दर्पण के पीछे चला जाएगा
और वो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, बड़ा होगा, परंतु सबसे बड़ा नहीं होगा। क्या होगा, सबसे बड़ा प्रतिबिंब नहीं होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमने अवतल दर्पण के बारे में यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिया कि अवतल दर्पण होता क्या है, अवतल दर्पण की प्रकृति कैसे होती है, त्रिज्या वक्रता, त्रिज्या बराबर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस दूरी बराबर क्या होती है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, और अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं और उनकी प्रकृति कैसी होती है। अब हम पढ़ते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। हाँ, ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसके अंदर आते हैं, तो ये दोनों आते हैं गोलीय दर्पण के अंदर। ये ध्यान रखिएगा, किसके अंदर आते हैं, गोलीय दर्पण के अंदर अंतर्गत आते हैं। तो अब हम किसके बारे में पढ़ते हैं, उत्तल दर्पण के बारे में। अगर आपको अवतल दर्पण अच्छे से समझ में आ गया ना, तो उत्तल दर्पण आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंबों की प्रकृति इसकी भी वैसी होती है, थोड़ा सा चेंजेस होते हैं इसमें, इमेज जो फॉर्मेशन होता है उसके रूप में थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण ऐसे उभरा हुआ होता है और इसमें अंदर की तरफ यहाँ पे क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है। ठीक है, यहाँ पे इसकी भी ये साइड क्या होती है, नेगेटिव होती है, और ये साइड क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और यहाँ पे ये पोल है, इसमें दो फोकस दूरी, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। पोल है, फोकस दूरी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो पोल, फोकस दूरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो देखिए इसकी फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है, यानी जो प्रतिबिंब बनता है इस साइड इसमें बनता है, ये क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है, ये प्रकाश को क्या करता है, ऐसे फैलाने का काम करता है। इसीलिए इसको और किस नाम से जाना जाता है, अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। कैसा दर्पण, अपसारी दर्पण, या फिर क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग मिरर के रूप में इसको जाना जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, प्रकाश को फैलाने का काम करता है। ठीक है, अगर ये प्रकाश को फैलाने का काम करता है तो यानी ये क्या करेगा, मैक्सिमम एरिया को देखने का काम करेगा। जैसे बड़ा से बड़ा एरिया ये छोटे से एरिया में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, तो अब उत्तल दर्पण क्या होता है, यह दर्पण के आगे से उठा हुआ होता है, पीछे वाली परत इसकी कैसी होती है, लेपित होती है। प्रतिबिंबों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसके पहले हम पढ़ लेते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों, कहाँ पे होता है। हाँ, एक चीज़ मैंने और बताने के लिए आपको बोला था कि अवतल दर्पण का उपयोग जो दांत कान वाले चिकित्सक है ना वो करते हैं। क्यों करते हैं, अभी हमने पढ़ा जो अवतल दर्पण है वो क्या करता है, बड़ा इमेज बनाता है, वस्तु से बहुत बड़ी इमेज बनाता है। तो दांत में कीड़े उड़े देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि छोटा सा भी कीड़ा होगा ना तो वो दर्पण के माध्यम से बड़ा दिखेगा और डॉक्टर को पता चल जाएगा कि यहाँ पे दांत पे कीड़े लग रहे हैं या कान की कोई बीमारी है तो वो पता लग जाएगी। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग दांत कान के जो चिकित्सक होते हैं वो उपयोग करते हैं। अब उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, अंत मोड़ों पर वस्तु को देखने में किया जाता है, पार्श्व वाहनों के पार्श्व दृश्य देखने के लिए किया जाता है, स्ट्रीट लाइट में इसका उपयोग किया जाता है। स्ट्रीट लाइट में क्यों किया जाता है, अभी हमने पढ़ा कि ये क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है। क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है, इसीलिए इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। अब वाहनों का जो रियर व्यू मिरर होता है यानी जो साइड व्यू मिरर होता है वहाँ पे भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, अब हम पहले इसका प्रतिबिंब फॉर्मेशन देखते हैं, इसके बाद आपको ये बताएंगे। तो देखिए ये मान लेते हैं ये क्या है, एक उत्तल दर्पण है। अभी हमने बनाया था पोल, फोकस दूरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। फोकस दूरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। नेगेटिव साइड है और ये क्या है, पॉजिटिव साइड है। तो देखिए यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, गोल वाला क्या रहेगा, वस्तु के लिए रहेगा, और चौकोर वाला क्या रहेगा, प्रतिबिंब के लिए रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम इनफाइनाइट पे किसी वस्तु को रखते हैं तो इसकी प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी, प्रतिबिंब जाके बनेगी फोकस दूरी पे, और वो भी अपोजिट साइड में। ठीक है, उसके अलावा हम कहीं पे भी वस्तु को रखते हैं, दूसरी वस्तु यहाँ पे रखे, तीसरी वस्तु यहाँ पे रखे, चौथी वस्तु यहाँ पे रखे, पांचवी वस्तु यहाँ पे रखे, कहीं पे भी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पोल और फोकस के बीच में ही बनता है। यानी इनफाइनाइट पे वस्तु को रखे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना, फोकस पे, और फोकस पे वस्तु को रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बना, इनफाइनाइट पे। उसके अलावा हम कहीं पे भी वस्तु को रखते हैं ना, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर में, चाहे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, कहीं पे भी हम वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा पोल और फोकस के बीच में। कहाँ बनेगा, पोल और फोकस के बीच में बनेगा। तो ये क्या होता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। ठीक है,
उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता का मान प्लस में तो होता है, प्लस में क्यों होता है, पॉजिटिव साइड में ऊपर की तरफ होता है, इसलिए क्या होता है, प्लस में होता है। यानी इसमें सीधी इमेज बनती है, खड़ी इमेज बनती है, इसीलिए इसकी आवर्धन क्षमता कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। लेकिन एक से बहुत कम होती है। एक से बहुत कम क्यों होती है, क्योंकि ये वस्तु को बहुत ही छोटा दिखाने का काम करता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप डेली लाइफ की एग्जांपल से इसको समझें, तो जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो देखिए जो साइड में छोटा सा मिरर लगा रहता है ना, ये क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण क्यों होता है यहाँ पे, क्योंकि ये क्या करता है, वस्तु की छोटी छोटी इमेज बनाने का काम करता है। संपूर्ण इमेज बनाएगा, पूरी इमेज बनाएगा, पर छोटी छोटी इमेज बनाएगा। इसीलिए पीछे ट्रक है, कार है, कितनी भी गाड़ियां है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करके आपको दिखा देगा कि इतनी गाड़ियां आपके पीछे कतार में खड़ी हैं। वहीं पर अगर आप सोचिए कि अवतल दर्पण का यहाँ पे उपयोग कर दिया जाए, तब आप क्या करेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग कर दिया जाएगा तो ये छोटी सी साइकिल भी है ना, स्कूटर भी है, तो उसको ये ट्रक के जैसा बड़ा सा बिल्कुल दिखा देगा। और एक ही चीज़ दिखाएगा, एक गाड़ी भी ये कंप्लीट नहीं दिखाएगा। इसीलिए जो वाहनों के जो रियर व्यू मिरर होते हैं, पीछे देखने वाले जो दर्पण होते हैं, वहाँ पे उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने अवतल दर्पण के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया कि अवतल दर्पण होता क्या है, उसके उसकी प्रकृति कैसी होती है, वो प्रतिबिंबों का निर्माण कैसा करता है, कौन से प्रतिबिंब बड़े होते हैं, कौन सा छोटा होता है, किस स्थिति में वस्तु को रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, ये सारे डिटेल हमने आज की क्लास में पढ़ा। आज की क्लास में हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी और पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया होगा। आज के बाद आपसे प्रतिबिंब निर्माण के अगर कोई क्वेश्चन आते हैं उत्तल और अवतल दर्पण के, तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ताकि ये सीरीज सभी लोगों के पास पहुँच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाएँ। और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा। धन्यवाद।